नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। आज की इस दिलचस्प डीप डाइव में हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर की जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। हम बात कर रहे हैं रॉकी की। कैसे एक अनाथ बच्चा जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, वो एक पूरे सोने के साम्राज्य का सुल्तान बन जाता है। इस सफर में हम ताकत, चालाकी और साइकोलॉजी के एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोच के देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं था, वो सोने के एक ऐसे अभेद्य साम्राज्य पर कब्जा कैसे कर लेता है जिसे भेदना शाब्दिक रूप से नामुमकिन माना जाता था। मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है। इसमें ताकत से कहीं ज्यादा दिमाग और शतरंज की उन गहरी चालों का खेल है। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। एक्ट 1, द फोर्स्ड वेपन, यानी ढाला हुआ हथियार। देखिए, किसी भी बेहतरीन सिनेमाई कहानी की तरह रॉकी की कहानी भी एक बहुत ही गहरे दर्द और एक ऐसे वाकये से शुरू होती है जो उसे हमेशा के लिए बदल देता है। ये शब्द सुनिए, जब तू इस दुनिया से जाना तो सबसे ताकतवर और रईस इंसान बनकर मरना। ये सिर्फ कोई रैंडम डायलॉग नहीं है, ये उसकी मरती हुई माँ के आखिरी शब्द थे। और यही वो आग है, वो अल्टीमेट फोर्स है जो रॉकी के हर एक कदम, हर एक बड़े फैसले को ड्राइव करती है। इसी एक लाइन ने उसके आगे के पूरे सफर की नींव रख दी थी। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। 1951 में घोर गरीबी में जन्म लेना, फिर 15 साल की छोटी सी उम्र में बंबई की अनजान सड़कों पर एक अनाथ की तरह कदम रखना, और 1978 आते आते बंबई का सबसे खूंखार और डरावना नाम बन जाना। बंबई की ये बेरहम सड़कें ना उसके लिए एक भट्टी की तरह थी। एक ऐसी भट्टी जिसकी तपिश ने एक बेबस और कमजोर बच्चे को पिघलाकर एक बेहद खतरनाक और धारदार हथियार में बदल दिया। एक्ट 2, शतरंज की बड़ी बिसात। अब कहानी में जो बदलाव आता है वो सच में देखने लायक है। रॉकी अब सड़कों पे लड़ने वाला कोई आम गुंडा नहीं रहा, वो अब एक मास्टर टैक्टिशियन बन चुका है। अब जरा अंडरवर्ल्ड के इस पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, शेट्टी और दिलावर बंबई संभाल रहे हैं, एंड्रूज और कमल का कंट्रोल वेस्ट कोस्ट पर है, और सूर्यवर्धन और गरुड़ा वो नराची यानी केजीएफ पर अपनी पूरी तानाशाही चला रहे हैं। अब रॉकी क्या करता है? वो अपनी ताकत से ज्यादा इन गुटों के लालच का इस्तेमाल करता है। वो एंड्रूज और शेट्टी को एक दूसरे के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है ताकि पावर का पूरा कंट्रोल धीरे धीरे उसकी खुद की मुट्ठी में आ जाए। मास्टर स्ट्रोक है ये। अगर हम दोनों तरफ के काम करने के तरीके को देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो पुराने ख्यालात वाले गैंगस्टर्स हैं जो अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं, गठबंधनों और इस डर के साए में जीते हैं कि कहीं उनकी कुर्सी न छिन जाए, और दूसरी तरफ है रॉकी, जिसे वो मॉन्स्टर कहते हैं। वो बिल्कुल अकेला काम करता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक अंधी महत्वाकांक्षा है, और वो इस पूरे सिस्टम की उथल पुथल, उस केओस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही बखूबी जानता है। एक्ट 3, डिसेंट इनटू नराची। और यहीं से शुरू होता है रॉकी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दांव, केजीएफ की उस खौफनाक दुनिया में अपनी मर्जी से कदम रखना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,000 गुलाम और सिर्फ 400 पहरेदार। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। ये साफ दिखाता है कि नराची का साम्राज्य कितना बड़ा था और वहां खौफ किस लेवल का था। सोचिए, इतने कम पहरेदारों ने इतने सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने डर के दम पर गुलाम बना के रखा हुआ था। और रॉकी के सामने सबसे बड़ी पहेली यही थी कि इस डर को कैसे तोड़ा जाए। तो सवाल यह है कि उसने इस इतने मजबूत सिस्टम को तोड़ा कैसे। देखिए, रॉकी ने बाहर से कोई हथियारों के साथ हमला नहीं किया, वो बेवकूफ़ी होती। इसके बजाय उसने एक लाचार गुलाम बनकर अंदर घुसपैठ की। उसने वहां की क्रूरता और पावर स्ट्रक्चर को एकदम करीब से ऑब्जर्व किया और फिर अंदर से वार करने के लिए एकदम सही वक्त का इंतजार किया। मतलब पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए उसने खुद को स्वेच्छा से उसी का हिस्सा बना लिया। क्या गजब की रणनीति है। अब आते हैं द मसीहा कॉम्प्लेक्स पर, और यकीन मानिए यहीं पर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है जो कहानी को पूरी तरह पलट देता है। यहीं से जन्म होता है एक सुल्तान का। सुल्तान मतलब एक ऐसा मसीहा जिसके आने की भविष्यवाणी उन बेबस गुलामों ने अपने सामूहिक दर्द और प्रार्थनाओं में सदियों से की थी। जिन मजदूरों से उनकी इंसानियत तक छीन ली गई थी ना, वो अब रॉकी में अपनी आखिरी उम्मीद देखने लगते हैं। इस पॉइंट तक आते आते रॉकी अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक मिथक, एक लेजेंड बन चुका था। पर ये अंधी वफादारी कोई रातों रात तो नहीं मिली। उसने ये हासिल कैसे की?
उन जालिम पहरेदारों के सामने बिना डरे सीना तानकर खड़े होना, एक अंधे बुजुर्ग मजदूर को बेरहम मौत से बचा लेना और फिर घुपंधेरे में अकेले ही 23 गार्ड्स को मौत के घाट उतार देना। उन मजदूरों का दर्द अपने कंधों पर उठाकर रॉकी ने असल में एक ऐसी वफादार फौज खड़ी कर ली थी जिसे दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी पैसा खरीद नहीं सकता था। और अब द फाइनल चेकमेट, ये इस पूरे शतरंज के खेल का क्लाइमैक्स है। एक ऐसा पल जहां टेंशन अपने चरम पर है, गरुड़ा का अंत। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, रॉकी ने गरुड़ा को तब क्यों छोड़ दिया था जब उसे मारने का सबसे पहला मौका मिला था? वो चाहता तो उसे चुपचाप वहीं खत्म कर सकता था ना, पर नहीं किया। और यहीं पर रॉकी का असली टैक्टिकल जीनियस, उसका सबसे तेज दिमाग हमारे सामने आता है। इस रणनीति का असली सार समझिए। छुपकर की गई हत्याएं आपको सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयां जिता सकती हैं, लेकिन सबके सामने दी गई सजाएं आपको पूरा साम्राज्य दिलाती हैं। रॉकी को गरुड़ा का सिर उन 20,000 लोगों के सामने काटना था। ऐसा करके उसने न सिर्फ एक खूंखार तानाशाह को मारा, बल्कि ठीक उसी पल उन हजारों लोगों की अटूट वफादारी हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम कर ली। अगर हम इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ निकालें तो वो इस एक लाइन में छिपा है। हजारों लोगों को ये यकीन दिला दो कि तुम उनके साथ हो तो तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। एक मामूली सड़क छाप अनाथ से लेकर एक सर्वोच्च शासक बनने के पीछे की जो कोर फिलॉसफी है वो यही है। असली ताकत सोने की खदानों या बड़े बड़े हथियारों में नहीं होती, बल्कि लोगों के भरोसे और उनकी उम्मीद को जीतने में होती है। तो आखिर में मैं आपको इस एक विचारणीय सवाल के साथ छुड़े जाता हूँ। सच्ची और कभी ना टूटने वाली ताकत आखिर किसके पास होती है? उस राजा के पास जो दहशत फैलाकर राज करता है, या उस बागी के पास जो लोगों के दिलों में उम्मीद जगाकर राज करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र आपके लिए भी उतना ही रोमांचक रहा होगा जितना मेरे लिए था।